ये वो एरा है जहाँ साइंस ने रिलीजन को चेंज किया और लिटरेचर ने सोसाइटी को मिरर दिखाया। द पीरियड ऑफ क्वीन विक्टोरिया, द विक्टोरियन एज। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू CUTPG I24/7। दिस शाल्वी सिंह। आज के 10 मिनट के सेशन में हम विक्टोरियन एज को कवर करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, थीम्स, राइटर्स, पोएट, एवरीथिंग, पॉलिटिकल बैकग्राउंड और सोशल बैकग्राउंड भी, ताकि उस एज में वो वर्क्स क्यों लिखे जा रहे थे आपको समझ में आए। एंग्लो सैक्सन से लेके रोमांटिक एज तक हम कवर कर चुके हैं और आज के सेशन में विक्टोरियन एज को कवर करने वाले हैं। तो द विक्टोरियन एज, इस एरा का, इस एज का नाम ही इंग्लैंड के क्वीन के नाम पे रखा गया। इस एज में, इस एरा में इंग्लैंड पे रूल कर रही थी क्वीन विक्टोरिया। तो टाइमलाइन क्या है? 1832 टू 1901। देखो, द एरा ऑफ क्वीन विक्टोरियन, द विक्टोरियन एज 1832 टू 1901, क्वीन विक्टोरियाज रीन 1837 टू 1901। तो आपको जो लर्न करना है वो आपको यही लर्न करना है। बहुत सारे राइटर्स इस एज की जो टाइमलाइन है उसको ये मानते हैं, बट हम क्या मान के चलेंगे? जब से क्वीन विक्टोरिया ने इंग्लैंड पे रूल करना स्टार्ट किया, ठीक है? तो 1837 से 1901 तक, ठीक है? तो इस एरा में पॉलिटिकली चीज़ें कैसे चल रही थी, सोशली चीज़ें कैसे चल रही थी, वो सारी चीज़ों को हम देख लेते हैं। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अब हम देखो विक्टोरियन एज पे आ चुके हैं, इसके बाद हम जाएंगे मॉडर्न एज पे। तो अभी से वो जो मॉडर्निज्म का एक फ्यूचर है हमें देखने को मिल रहा था। तो चीज़ें अब इंडस्ट्रीज़ की तरफ जा रही थी, इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण हमें देखने को मिल रहा था। तो इंडस्ट्रीज़ अपने पीक पे थी, इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ होने लगा था, ठीक है? देन इंपीरियल एक्सपेंशन, अब जो ब्रिटेन है वो अपने रीजन को, वो अपने क्षेत्र को बढ़ा रहा था ग्लोबली, ठीक है? वो अपने क्षेत्र को जोग्राफिकली बढ़ा रहा था, एक्सपैंड कर रहा था। देन साइंटिफिक डिस्कवरीज, इस एरा में साइंटिफिक डिस्कवरीज भी हो रही थी और सोशल रिफॉर्म, ठीक है? तो ये सारे पॉइंटर्स हो गए। देन बात करते हैं द इंजन्स ऑफ चेंज की, हमें चेंजमेंट क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो इंडस्ट्री एंड अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड फैक्ट्रीज। अब जैसे कि इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हो रहा है, फैक्ट्रीज का ग्रोथ हो रहा है, तो लोग जो है वो अर्बन एरिया को वो रूरल एरिया को छोड़ के अर्बन एरिया की तरफ भाग रहे थे। मतलब वो कंट्री साइड, वो गांव के क्षेत्र को छोड़ के वो शहरों की तरफ बढ़ रहे थे। तो धीरे धीरे शहर में ना काफ़ी क्राउड होने लगा, काफ़ी मतलब भीड़ भड़ाका होने लगा, लोगों ने गाँव को छोड़ ही दिया था। तो इंडस्ट्रीज़ का हमें पीक देखने को मिल रहा है और फैक्ट्रीज़ का देखने को मिल रहा है। देन एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर और राइज ऑफ मिडिल क्लास, ब्रिटिश एम्पायर अपने रीजन को एक्सपैंड कर रहा था और इस एरा में हमें मिडिल क्लास का राइज देखने को मिलता है। जब जब मिडिल क्लास का राइज होगा तब तब नॉवेल का भी राइज होगा, ठीक है? डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, डार्विन की थ्योरी आपको देखने को मिलेगी, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की। डार्विन ने एक वर्क पब्लिश कराया था अपना ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसमें उन्होंने इस थ्योरी को पुट किया था। देन बेटर एजुकेशन एंड लिटरेसी, अब धीरे धीरे जो लोगों का जो एक फोकस है वो एजुकेशन के साइड पे भी जा रहा था, ठीक है? तो बात करते हैं द लिटरेरी DNA की, कि इस एरा में क्या क्या मेन फीचर्स थे। तो रियलिज्म, राइटर्स बेसिकली नॉवेलिस्ट अपने नॉवेल्स में बहुत ही रियलिस्टिक चीज़ें प्रेजेंट कर रहे थे। उनके जो मेन हीरोज़ हुआ करते थे वो कोई एपिक हीरो नहीं होते थे, वो बेसिकली डे टू डे वाले हीरो होते थे। उनके लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती थी वो भी आप उससे कहीं ना कहीं रिलेट करोगे। तो रियलिज्म शो हो रहे थे। देन मोरल वैल्यूज़, इस एरा की जो राइटिंग्स थी वो कहीं ना कहीं आपको एंड में कुछ चीज़ें सिखाएगी, तो मोरल वैल्यूज़ पे फोकस था। डिटेल डिस्क्रिप्शंस अबाउट अबाउट कैरेक्टर्स। देन सोशल प्रॉब्लम्स, राइटर्स अपने नॉवेल्स में, वर्क्स में सोशल प्रॉब्लम्स को पिक कर रहे थे कि कैसे सोसाइटी में अभी क्या चल रहा है। बेसिकली इन द राइटिंग्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस आपको ये देखने को मिलेगा। देन साइकोलॉजिकल डेप्थ और ग्रोथ ऑफ इंग्लिश नॉवेल, ठीक है? तो अब बात करते हैं इश्यूज़ की, कि इस टाइम पे इश्यूज़ क्या क्या थे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये तो आपको देखने को मिल ही रहा है, इसके अपने प्रोन्स हैं, अपने कॉन्स हैं। पॉवर्टी, गरीबी हमें देखने को मिल रही है, बिकॉज अब इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ हो रहा है, अब वो हैंडमेड काम नहीं रह गया है, अब सब कुछ फैक्ट्रीज़ के थ्रू हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ के थ्रू हो रहा है, तो गरीबी भी बढ़ रही थी। क्लास इन इक्वालिटी, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, हायर क्लास, सबके बीच काफ़ी इन इक्वालिटी थी। वुमेन्स राइट, अब फोकस धीरे धीरे वुमेन्स की राइट पे भी जा रहा था, फॉर देयर एजुकेशन, फॉर देयर ग्रोथ, फॉर देयर एनीथिंग। देन एजुकेशन तो आपको बता ही चुकी हूँ मैं। रिलीजन वर्सेस साइंस, ये बहुत ही मेन मुद्दा है इस एरा का। जब चार्ल्स डार्विन ने अपना वर्क पब्लिश कराया ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उन्होंने कहीं ना कहीं रिलीजन को, ट्रेडिशन को, उसके मिथ्स को चैलेंज कर दिया था। फैमिली वैल्यूज़ और मोरालिटी, ठीक है।
चलो अब बात करते हैं कि इस एज में कैसे वर्क्स लिखे जा रहे थे। पोइट्री लिखी जा रही थी, पोइट्री भी अच्छी खासी लिखी जा रही थी। थोड़ा सा आपको कंपैरिजन में कम देखने को मिलेगा एसेस एंड नॉन फिक्शंस, बट अपने पीक पे क्या देखने को मिलेगा, नॉवेल्स। नॉवेल्स इस एरा में क्या थे, अपने पीक पे थे, बिकॉज क्योंकि इस एरा में मिडिल क्लास का राइज हुआ था। तो इस एज को हम गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश नॉवेल के नाम से जानते हैं, तो आपको इसको लर्न करना है। इस एज को हम एज ऑफ प्रोग्रेस एंड एज ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज प्रोग्रेस भी हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा था, बट सोशल इनइक्वालिटी भी अपने पीक पे थी, इसलिए एज ऑफ प्रोग्रेस और एज ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। देन बात करते हैं नॉवेलिस्ट की, राइटर्स की, कि इस एज में कैसे नॉवेल्स लिखे जा रहे थे, कौन कौन से नॉवेलिस्ट इस एज में फ्लरिश किए। तो पहले नंबर पे हमारे पास क्या कौन आते हैं, पहले नंबर पे आते हैं हमारे पास चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस में मैं पर्टिकुलरली क्लास ले चुकी हूँ विश्वास सीरीज में, तो मेक श्योर आप चार्ल्स डिकेंस को कवर करें बेटा, क्योंकि विक्टोरियन एज के ही इज वन ऑफ द मोस्ट मेजर इंपॉर्टेंट नॉवेलिस्ट। तो नंबर फर्स्ट पे हमारे पास चार्ल्स डिकेंस का क्या है, ओलिवर ट्विस्ट, देन डेविड कॉपरफील्ड, देन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस और अ टेल ऑफ टू सिटीज। ये चारों इनके मेजर वर्क्स हैं, आपको इनकी समरी, आपको इनके कैरेक्टर्स पता होने चाहिए। देन थॉमस हार्डी, टेस ऑफ द डियरबेविल्स, फार फ्रॉम मेडिंग क्राउन और जूड द ऑब्सक्योर। जूड द ऑब्सक्योर उनका लास्ट नॉवल है, क्योंकि इस नॉवल के बाद बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, तो हार्डी ने नॉवेल्स लिखना ही बंद कर दिया। हार्डी के नॉवेल्स के जो मेन कैरेक्टर्स होते थे वो अपने डेस्टिनी से परेशान रहते थे हमेशा, लाइक अगर वो कुछ अच्छा भी करेंगे तो कुछ बुरा ही होगा, और एट द एंड ऑफ द नॉवल उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता था। जब आप ये नॉवेल्स पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देन बात करते हैं ब्रॉन्टे सिस्टर्स की। तो ब्रॉन्टे सिस्टर्स में शार्लेट ब्रॉन्टे का जेन एयर, एमिली ब्रॉन्टे का वुदरिंग हाइट्स और एन ब्रॉन्टे का द टेनेट ऑफ विडफेल हॉल बहुत ही फेमस है। जेन एयर एक बिल्डर्स रोमान वर्क है और वुदरिंग हाइट कैसा वर्क है, गॉथिक वर्क है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इन तीनों सिस्टर्स का पेन नेम क्या था। देन बात करते हैं जॉर्ज एलियट की, द मिल ऑन द फ्लॉस और मिडिल मार्च उनका इंपॉर्टेंट वर्क है। जॉर्ज एलियट का जो रियल नेम है वो है, एक मिनट, जॉर्ज एलियट का रियल नेम कुछ और है, जॉर्ज एलियट इनका क्या है, एक पेन नेम है। तो मैरी एन इवेंस इनका क्या है, रियल नेम है। जॉर्ज एलियट इनका क्या है, पेन नेम है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको लर्न कर लो। देन बात करते हैं पोइट्री की, कैसे पोएट थे और कौन से उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स थे। तो अल्फ्रेड टेनिसन, जिन्हें हम लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन के नाम से भी जानते हैं, उनका यूलिसिस, इन मेमोरियम AHH, ये क्या है, एक पेस्टोरल एलिजी है जो इन्होंने अपने फ्रेंड आर्थर हेनरी हालम के लिए लिखा था। देन द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिजेट। बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग की, फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, माई लास्ट डचेस और एंटर डेल साटो उनका मेन वर्क है। बात करते हैं मैथ्यू आर्नल्ड की, तो उनका डोवर बीच और द स्कॉलर जिप्सी मेन वर्क है। इस एज के राइटर्स दो थिंकिंग्स के साथ चल रहे थे, आर्ट फॉर आर्ट सेक, आर्ट फॉर लाइफ सेक। आर्ट फॉर आर्ट सेक वाले कहते थे कि आर्ट को, लिटरेचर को बस आर्ट के लिए ही रहने दो, ज़रूरी नहीं है कि हमारा लिटरेचर कोई आपको मोरल वैल्यू सिखाए ही, हमारे लिटरेचर का काम आपको प्लेजर देना भी हो सकता है, बस मतलब हमारे आर्ट को बस आर्ट के लिए रहने दो ना। देन कुछ राइटर्स थे जो ये सोचते थे आर्ट फॉर लाइफ सेक। आर्ट फॉर लाइफ सेक मीन्स कि लिटरेचर का या आर्ट का मेन काम है कि वो ऑडियंस को, वो रीडर्स को कुछ मोरालिटी सिखाए, कुछ मोरल वैल्यूज़ दे। अगर इन दोनों थिंकिंग्स को हम कंबाइन कर देंगे तो वो थिंकिंग किसकी थी, मैथ्यू आर्नल्ड की थी। वो कहते थे कि आर्ट का काम ऑडियंस को प्लेजर देना भी है और आर्ट का काम ऑडियंस को मोरल वैल्यू सिखाना भी है। देन बात करते हैं क्रिस्टीना रोजेट्टी की, तो गॉब्लिन मार्केट और रिमेंबर इनके मेन वर्क्स हैं। तो मेक श्योर कि आपको ये चारों राइटर्स, चारों पोएट्स के नाम पता हो और इनके वर्क्स पता हो, ठीक है। अब बात करते हैं एक ब्रिज की। रोमांटिक एज के बारे में बता चुकी हूँ आपको। देन बीच में आता है आपका विक्टोरियन एज, उसके बाद आता है आपका मॉडर्न एज। तो विक्टोरियन एज ने कैसे एज अ ब्रिज काम किया है फ्रॉम रोमांटिक एज टू मॉडर्न एज, देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ था, ये गोल्डन एज था इंग्लिश नॉवेल का। देन रियलिस्टिक वर्क्स लिखे जा रहे थे, सोशल इश्यूज़ को राइटर्स अपने वर्क्स में पुट कर रहे थे, लाइक चार्ल्स डिकेंस, और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स बना रहे थे। ये सारी चीज़ें मिलकर धीरे धीरे हमें कहाँ भेज देती हैं, मॉडर्न एज की तरफ भेज देती हैं, ठीक है। चलो एक बार हम चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। तो टाइमलाइन देख लो, बताया है मैंने कि 1837 से भी आप इसको लर्न करोगे, ठीक है। क्वीन का नाम आपको पता है, क्वीन विक्टोरिया। इस एज को हम कह रहे हैं गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश नॉवेल। राइटर्स के नाम आपको पता हो गए, डिकेंस, हार्डी, ब्रॉन्टे एंड जॉर्ज एलियट। पोएम्स के नाम लर्न हो गए, टेनिसन, ब्राउनिंग, आर्नल्ड, रोजेट्टी। और ये हो गए आपके फीचर्स, रियलिज्म, मोरालिटी, सोशल क्रिटिसिज्म और साइकोलॉजिकल कैरेक्टराइजेशन। दिस इज फॉर योर रिविजन,
ओके, टाइमलाइन और जो भी थे हिस्टोरिकल चीज़ें लाइक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ब्रिटिश एम्पायर का एक्सटेंशन और डार्विन की थ्योरी, ये तो मैं बोल बोल के थकी चुकी हूँ। गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश नॉवेल, और ये हो गए आपके कीवर्ड्स। ठीक है, तो अब देखते हैं। द गोल्डन एज ट्रांसफॉर्म्ड इंग्लिश लिटरेचर बाय ब्रिंगिंग ऑर्डिनरी लाइफ्स एंड सोशल इश्यूज टू द पेज, कि विक्टोरियन एज जो है उसने ट्रांसफॉर्म किया है इंग्लिश लिटरेचर को। कैसे? ऑर्डिनरी लाइफ के, मतलब बहुत ही आम आदमी की कहानियों को अपने लिटरेचर में एज इट इज़ प्रेजेंट करके, जैसे चार्ल्स डिकेंस का ओलिवर ट्विस्ट या फिर चार्ल्स डिकेंस का ही डेविड कॉपरफील्ड। ये कोई हीरोइक फिगर नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल डे टू डे वाले लोग हैं जिनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो सोशल इश्यूज़ को ये राइटर्स अपने वर्क में एज इट इज़ प्रेजेंट कर रहे थे। क्लियर है? तो हमने एंग्लो सैक्सन से लेके विक्टोरियन एज तक सारे एजेस को 10-10 मिनट में कवर किया है। 2 वीडियोस में मैं मॉडर्न एज और पोस्ट मॉडर्न एज कवर कर दूंगी, तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। मेक श्योर आप सारे वीडियोस को देखो, उसके नोट्स बनाओ फैक्ट बेस्ड लर्निंग के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप तैयारी कर रहे हो फॉर COTPG इन एनी सब्जेक्ट या फिर पर्टिकुलरली इन इंग्लिश लिटरेचर, तो हमारे सारे बैचेस पे आपको 47% तक का ऑफ मिल रहा है फॉर 2 या फिर फॉर डबल वैलिडिटी। अगर आप कूपन कोड यूज़ करोगे SS02 तो यू कैन यूज़ दिस ऑफर। ठीक है, आज ही इनरोल करिए और इस नंबर पर कॉल करिए 9667589247 पे। और हमारे जो बैचेस हैं वो भी लाइव हो चुके हैं। MA इंग्लिश अल्टीमेट 2.0 बैच, जिसकी मैंने फर्स्ट क्लास कल YT पे लाइव फ्री ली थी आप सबके लिए। आई होप आपने वो क्लास देखी हो, नहीं देखी तो जाके जल्दी से उसे कवर कीजिए। ठीक है, तो बाय यूजिंग द सेम कूपन कोड SS02 आप बैच में इनरोल कर सकते हो। इससे आपको 47% तक का ऑफ मिलेगा। ठीक है, और आपको डबल वैलिडिटी भी दी जा रही है। और ये रहा मेरा टेलीग्राम ID, आप इसको स्कैन करो और ग्रुप में जुड़ जाओ फॉर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, डिटेल्स, लिंक्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, क्लियर है सारी चीज़ें? विक्टोरियन एज को हमने कवर कर लिया। ऐसे ही मिलेंगे अगली वीडियो में, मॉडर्न एज को बहुत ही शानदार 10 मिनट में कवर करेंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ ब्रॉन्टे सिस्टर्स के पेन नेम क्या थे। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।